सो यार वेलकम है आपका अपने ऑसम से यूट्यूब चैनल ए के टी अड्डा पर। इस टाइम यार मिक्स इमोशन से हैं। खुशी भी हो रही है मुझे कि हम यूनिट 5 पर आ गए एंड दुखी भी हूं कि आप सबके साथ इस जर्नी को खत्म करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, ये भी कुछ दिन की बात है। यूएचवी देन नेक्स्ट ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आईटीसीएस सब्जेक्ट भी मिलेंगे, तब हम फिर से जुड़ेंगे। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो लेट्स गो। तो आगे नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाले हैं। ग्राफिक्स का भी यूज किया गया है, ट्रिक्स का भी यूज किया है, जैसे यहाँ पे फारूकी का बीपी। क्वांटम नोट्स को भी रेफर करेंगे जहां पे हमें नीड होगी एंड 90 मार्क्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी एंड टिप्स भी बताई जाएंगी। जैसे इस यूनिट में मैंने बताया है कि कौन से क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं एंड कौन से बाद में। इसी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। कीवर्ड सही लिखोगे तो मार्क्स गारंटीड हो जाएंगे। कीवर्ड्स पे फोकस करना, चीजों को रटने से ज्यादा कीवर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। चलो आते हैं सिलेबस पर। इतना बड़ा सिलेबस था, यूएचवी यूनिट 5 का बहुत बड़ा सिलेबस था, लेकिन आपके लिए इसको सिंपल कर दिया है। अब या तो क्वेश्चन एथिकल कंडक्ट से आएगा, या वर्क एथिक्स से, या ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज से, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इसके बाहर से नहीं पूछेगा। सो इसी के अराउंड आपको कहानी लिखनी है। क्लियर? सो फर्स्ट टॉपिक इज एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है? दीज आर मोरल आइडियाज, पॉलिसीज दैट ह्यूमन शुड फॉलो। इंसानों को कैसा कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, किन मॉरल आइडियाज, किन पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए, इसी को एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिसको इस वर्ल्ड में बहुत सही माना गया है। लेकिन इसकी नॉलेज कहां से मिलती है? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की नॉलेज हमें राइट अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पता चलती है। जब हमें सही समझ होती है एंड सेल्फ एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, तब हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कर पाते हैं। और ये बिहेवियर कुछ है नहीं, कुछ अलग नहीं है। आप पढ़ चुके हो, नो लव फॉर टीआरपी पढ़ा था ना, नॉन वायलेंस, लव, ट्रस्ट, पीस, वही सब है। अगर हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, तो हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरों लोगों के साथ हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कर रहे हैं। और एथिकल का क्या मतलब होता है? एथिकल का मतलब सही, और अनएथिकल का मतलब गलत। एथिकल वेज मतलब सही तरीके, अनएथिकल वेज मतलब गलत तरीके। अब एग्जाम्पल देखो, हम कब बोलेंगे कि एक इंसान एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कर रहा है? जब he will be respecting loving other human beings, जब he will not cut trees, जब he will not harm animals। इन सारे व्यवहार को हम ethical human conduct की कैटेगरी में लाएंगे। So clear, it is code of conduct, moral ideas and policies that humans should follow। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, 2 मार्क्स में आ सकती है, सो एक बार ध्यान से सुनना। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होती है? जब उसमें फीलिंग्स नहीं होती। एनिमल्स में कोई फीलिंग नहीं होती ना। शेर किसी को भी मार देता है और गंदे तरीके से खाता है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती। ऐसे ही ईगल मरी हुई चीजों को भी खा लेता है, सो उनमें फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन ह्यूमन को पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो कॉन्शियस होता है अपने बिहेवियर को लेके कि मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या सही तरीके हैं जिनको मुझे फॉलो करना चाहिए। सो जब हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन देते हैं, सो इंसान एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की ओर आ जाता है। अब देखते हैं, जब इंसानों में एनिमल कॉन्शियसनेस थी, तब उसने क्या किया? मैन एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज सो मच दैट देयर इज डेंजर ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। इंसानों ने इतना एक्सप्लॉइट किया, जानवरों की तरह नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, एंड उसके कारण प्लांट्स एंड एनिमल्स को तो छोड़ दो, ह्यूमन सर्वाइवल पे भी खतरा हो रहा है। लेकिन जब हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ जाती है, तब क्या होता है? वी थिंक दैट आवर एक्शन शुड बी चेक्ड एंड वी शुड टेक एक्शन सो दैट अर्थ शुड बिकम अ गुड प्लेस टू लिव। लेकिन जब हम कॉन्शियस होते हैं, अपने एक्शन को समझते हैं कि यार मैं गलत कर रहा था, उस पर विचार करते हैं, तब हमें समझ आता है कि यार मैं गलत कर रहा था। अपने घर के आगे से पेड़ नहीं काटना चाहिए था, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करना चाहिए था। जब ये सारे थॉट्स हम में आने लगे, तो समझ लो हम में ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है। क्लियर? सेकंड डेफिनेशन है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब पता ही है ना, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ पॉलिसीज फॉर ह्यूमंस टू फॉलो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉलिसीज हैं जिनको ह्यूमंस को फॉलो करना चाहिए ताकि मैनकाइंड का भला हो सके। It makes possible the coordination with other 3 orders। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के होने से प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। क्लियर? सो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, इट इज सेट ऑफ पॉलिसीज फॉर ह्यूमंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वर्क एथिक, वर्क एथिक इज अ वे ऑफ डूइंग टास्क इन डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। वर्क एथिक कुछ नहीं है, दीज आर सम रूल्स। ये कुछ रूल्स हैं जिनको हम ऑफिसेज में फॉलो करते हैं, और उसी को वर्क एथिक कहते हैं। वर्क एथिक कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हो हम डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में टास्क कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तुमने भी सुना होगा ना, उस ऑफिस का वर्क एथिक बहुत अच्छा है, उस ऑफिस का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। इसका क्या मतलब है? कि वहां का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, वो एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है,
एंड एम्प्लॉयज भी एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखते हैं, जेलसी नहीं होती, पॉलिटिक्स नहीं होती, भाईचारा, और सारे काम डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में होते हैं। सो तभी कहते हैं गूगल का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बड़ा business.com का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। क्लियर? सो अब कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस बता दी गई हैं कि वर्क एथिक होने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करके रखना चाहिए। मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स को-वर्कर्स। हमें दोस्ताना व्यवहार रखना है अपने को-वर्कर्स क्लाइंट्स के साथ। लड़ाई झगड़ा, रंजिश, जेलसी, ये सारी चीजें नहीं रखनी। दे शुड नॉट टेक ब्राइब इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में आपको करप्शन नहीं करना, घूस नहीं लेनी, ब्राइब नहीं लेनी। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई आपको खाना खिला रहा है, तो ब्राइब नहीं लेनी इस तरह। दे शुड प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां की कॉन्फिडेंशियल, वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए। ये नहीं कि बॉस ने मेरे को डांट दिया, अब तो बेटा तू गया, तेरी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उड़ा दूंगा। ये एटीट्यूड नहीं रखना है। यू शुड प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉट ब्रेक और स्टील ऑफिस प्रॉपर्टी। ऑफिस की डेस्क, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब चुरा के नहीं लाना। ऑफिस की प्रॉपर्टी को अच्छे से रखना है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज में आती हैं कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। समझे? पहले तो दोस्ती बना के रखो क्लाइंट्स को, वर्कर के साथ, ब्राइब नहीं लेनी अपने को, प्रोटेक्ट करके रखना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, एंड फोर्थ, ऑफिस की प्रॉपर्टी चुराओ मत यार, ऑफिस की प्रॉपर्टी तोड़ो मत। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एथिक। वर्क एथिक के बाद प्रोफेशनल एथिक क्या होता है? इट इज द एथिकल ऑब्लिगेशन दैट पीपल इन अ प्रोफेशन हैव टू फॉलो ड्यू टू देयर प्रोफेशनल स्टेटस। अब कुछ प्रोफेशंस की कुछ एथिकल सीमाएं होती हैं, उसके बाहर जाकर वो प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता। हर प्रोफेशन की अलग डिमांड होती है और उसको तुम्हें फॉलो ही करना पड़ेगा अगर तुम उस प्रोफेशन में हो। दीज आर कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको कैसे बिहेवियर रखना है, कैसे काम करना है, मॉरल आइडियाज कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, एंड पॉलिसीज दैट एनी प्रोफेशनल शुड फॉलो। प्रोफेशनल एथिक इज कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल आइडियाज एंड पॉलिसीज दैट एनी प्रोफेशनल शुड फॉलो। क्लियर? अब तुम्हें पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, जजेस जो जज होते हैं ना, उन्हें सेकुलर होना चाहिए। चाहे उनके घर वाले जितने बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी जिसको सपोर्ट करते हो, लेकिन उन्हें सेकुलर होना चाहिए। ये जज के प्रोफेशन की एथिकल ऑब्लिगेशन है, ये जज के प्रोफेशन की एथिकल सीमा है कि उसे सेकुलर होना पड़ेगा, उसे अपने धर्म को रोक के रखना पड़ेगा, तभी लोगों का उस पर विश्वास बन सकेगा। जजेस पे एक और ऑब्लिगेशन होती है, दे शुड नॉट मीट एनी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स। मान लो जज का भाई बीजेपी का नेता है, लेकिन तब भी जज उससे मिल नहीं सकता। पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे एक सीमा है, जज की ये सीमा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर से डायरेक्टली एफिलिएट नहीं हो सकता। तो जज के प्रोफेशन की ये सीमा है। ऐसी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है। जज की लाइफ जीना मतलब कि एकदम जेल की तरह जीना है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आप पे। सेकंड, डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के क्या प्रोफेशनल एथिक होते हैं? दे शुड ट्रीट पेशेंट एज पेशेंट, नॉट डेवलप एनी बॉन्ड। डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना के रखना चाहिए, नहीं तो उनके हाथ कांपने लगेंगे। 3 इडियट्स देखा है ना? अरे सॉरी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। जब बोमन ईरानी अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा ही डॉक्टर्स के साथ होता है। डॉक्टर्स को सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है कि पेशेंट सिर्फ एक बॉडी है, तुम्हें उसे ठीक करना है और घर भेजना है, उससे कोई बॉन्ड डेवलप नहीं करना है। सो डॉक्टर के प्रोफेशन की ये एथिकल ऑब्लिगेशन होती है। ऐसे ही टीचर के प्रोफेशन की एथिकल ऑब्लिगेशन होती है कि उसे कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है चीजों को। उसे एग्जाम का पेपर पता है, लेकिन उसे अपने बेटे से छुपा के रखना पड़ता है, उसे अपने फेवरेट स्टूडेंट से छुपा के रखना होता है। अब फॉलो करें या ना करें, अनएथिकल चीजें करें, वो तो उनके ऊपर है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक यही कहती है कि उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए चीजों को। सो प्रोफेशनल एथिक का मतलब है कि हर प्रोफेशन की कुछ एथिकल ऑब्लिगेशन होती है, जिन सीमाओं में रहकर उस प्रोफेशन वाले को काम करना चाहिए। क्लियर? एंड एवरी ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ एथिकल ऑब्लिगेशन। जजेस के अलग होते हैं, डॉक्टर्स के अलग, टीचर्स के अलग, और तुम्हें कोई एग्जांपल है तो वो भी लिख देना, ठीक है? अब सिंपल सा टॉपिक देख लो, लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं, लोग गलत काम क्यों करते हैं प्रोफेशन में। रीजन होता है वेल्थ एक्यूमुलेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रेशर टू मीट टारगेट्स। जब एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर होता है तब वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस से अपना काम पूरा करता है। या बड़े लेवल पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस तब होती हैं जब वेल्थ एक्यूमुलेट करनी होती है, प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। सो दूध वाले निरमा पाउडर बना के दूध बेचने लगते हैं, होली के टाइम पे खोवे में मिलावट कर देते हैं। ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, और इसका रीजन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। बड़ी बड़ी कंपनी फेस वॉश में, ऑयल्स में, परफ्यूम में, शैम्पू में मिलावट करके रखती हैं। ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस ही है ना। तो चलो देखते हैं और क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। पहली है करप्शन, लोग प्रोफेशन में करप्शन करते हैं, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है।
सेकंड, टैक्स चोरी, ये भी अनएथिकल है भाई, कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को भी टैक्स दो ना। थर्ड, लूट बाय हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स झूठ बोलते हैं। आपका पेशेंट आज ठीक हो गया है लेकिन उसे 3 दिन जानबूझ के एडमिट रखते हैं, क्यों? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए। सो लूट बाय हॉस्पिटल्स सबसे बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस है। एंड फोर्थ, मिसलीड बाय फूड ब्रांड्स, जैसे बताया ना मैंने, ऑयल, परफ्यूम, फेस वॉश, इन सब में बोलेंगे कुछ और देते कुछ और है। सो ये भी अनएथिकल प्रैक्टिस है। सो इसको लिख देना यार, सिंपल टॉपिक है, फोड़ देना बस यार। चलो बढ़ते हैं आगे। इसको देख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ताकि वो इको फ्रेंडली हो सके। पहली, रिडक्शन इन CO2 एमिशन होना चाहिए, जहां भी आपकी फैक्ट्री है वहां पर रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशन होना चाहिए। सेकंड, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस ना करो, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग साइट है वहां पे वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस मत करो। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, जो भी वेस्ट निकले उसे एयर या वाटर में प्रवाहित मत कर दो, उसे अच्छे से डिस्पोज करना है, ठीक है। सो ये सारी इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कंपीटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब की कैपेबिलिटी टू परफॉर्म प्रोफेशनल बिहेवियर वेल। अभी पढ़ा ना, वर्क एथिक, प्रोफेशनल एथिक, इन सारे को अप्लाई करने की कैपेबिलिटी को कंपीटेंस कहते हैं। कंपीटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। हम तभी वर्क एथिक, मतलब अपने को वर्कर, क्लाइंट से फ्रेंडली रिलेशनशिप, टारगेट ओरिएंटेड, कंपनी के लिए लॉयल तभी रह पाएंगे जब हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज की नॉलेज होगी। सो कंपीटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स के लिए ह्यूमन वैल्यूज की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्या होता है? इट इज कैपेबिलिटी टू परफॉर्म प्रोफेशनल बिहेवियर वेल। कंपीटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब कैपेबिलिटी टू परफॉर्म प्रोफेशनल बिहेवियर वेल। और कंपीटेंस तो तुमने यार कितनी बार पढ़ लिया होगा, टीसी में भी पढ़ा है, यूएचपी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नॉलेज किस किस चीज की चाहिए होती है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने ह्यूमन गोल की, हमें क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि कोई भी काम हमें मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टारगेट मिलेगा, मैं उसे पूरा कर दूंगा। थर्ड, म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके लिए कुछ कर रही है तो आपको भी लॉयल रहकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। क्लियर? इसी तरह से आप कंपीटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स रख पाओगे। एंड फोर्थ, म्यूचुअली रिच इंटरेक्शन विद नेचर। भैया यूएसपी पढ़ रहा है तो नेचर तो आएगा ना, सो हमें रिच इंटरेक्शन रखना है नेचर के साथ, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका पता हमें होना चाहिए कि नेचर के साथ हमें अच्छी इंटरेक्शन रखनी है। सो कंपीटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स क्लियर होगा, ये हमारी कैपेबिलिटी होती है कि कितने अच्छे से हम प्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ डू ह्यूमन वैल्यूज अफेक्ट द लाइफ ऑफ प्रोफेशनल्स की लाइफ में ह्यूमन वैल्यूज का क्या रोल होता है। चलो देखते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लार्जली अफेक्टेड बाय द वर्क वी डू टू अर्न अ लाइवलीहुड। हम जो लाइफ 24 घंटा जीते हैं उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंडेंट होती है कि हम 8 घंटे ऑफिस में क्या काम कर रहे हैं। यार आसान सी बात है ना कि 24 घंटे में कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करती है कि 8 घंटे ऑफिस में क्या वर्क एनवायरनमेंट था, लड़ाई झगड़े वाले कल्चर में रह रहे हैं या पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे आगे के 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंटली हमारे अगले 30 दिन कैसे होने वाले हैं, एंड देन पूरा साल कैसा होने वाला है। सब कुछ उन 8 घंटों पर डिपेंड करता है। आवर वर्क शेप्स आवर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। सिंपल सी बात है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसी से हमारी एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी बनती है। अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन में हो तो मतलब एकदम शांत, चश्मा लगा के सिंपल से बात करने वाले होगे। मैकेनिकल इंजीनियर हो तो तोड़ फोड़ ये वो। एक्टर हो तो आपकी पर्सनैलिटी स्टाइलिश होगी, टेंशन होगी कि मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं कि हमारा काम हमारे एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। बट समटाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड वैल्यू इन आवर वर्क लाइफ। समझे गुरु, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑफिस में ऐसा काम करने को बोल दिया जाता है जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यू से अलाइन नहीं करता। हमें लगता है ये तो अनएथिकल काम है, मैं कैसे कर सकता हूं, लेकिन पैसे भी कमाने हैं। सो एक कॉन्फ्लिक्ट होती है इंडिविजुअल वैल्यू में और हमारी वर्क लाइफ वैल्यू में। समझे? इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप बायजूस के ऑफिस में हो और आपको बोल दिया गया है कि बच्चे को बताना है कि इसी से तुम्हारा यूपीएससी निकलेगा, इसी से तुम्हारा नीट निकलेगा, इसी से जेई निकलेगा। बायजूस का कोर्स खरीदोगे तभी तुम्हारा यूपीएससी क्लियर होगा, तभी नीट क्लियर होगा। जबकि भैया आपको पता है कि बायजूस के कोर्स से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तब भी आप 1.5 लाख 1 लाख का चूना लगाने के लिए कॉल पे उसे बताते हो कि ये सारी अच्छाइयां हैं, ये बुराइयां हैं। सो एक टाइम पे जाके एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, लोगों के 1 लाख खा रहा हूं फालतू चीज के लिए। तब आपकी इंडिविजुअल वैल्यू और वर्क वैल्यू में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट, एटीट्यूड्स टू वर्क, मतलब कि क्या काम करवाया जा रहा है यार, ये सही है क्या गलत है। सेकंड, वर्क एथिक, किस कल्चर में आपको 8 घंटे बैठाया जा रहा है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ये सही जगह है मेरे लिए या गलत जगह है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज,
कई बार कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू है, क्या वो मेरी वैल्यू से अलाइन कर रही है? उनका काम ही फ्रॉड करना है और आप वो सिंपल से बंदे। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू होती है, एम्प्लॉय को सपोर्ट नहीं करते, फेयर अप्रेजल नहीं देते, तब आप में एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है कि क्या मैं सही जगह पे हूं। एंड फोर्थ, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इन तीनों से अलग एक कॉन्फ्लिक्ट और होती है। आप अपना हर काम एक्सीलेंट करना चाहते हो, लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू नहीं करता है। तो तब एक कॉन्फ्लिक्ट बनती है कि क्या मैं फालतू इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये तो मेरी वैल्यू ही नहीं करते। तो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस में भी एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है। ट्रिक मैंने बना दी है पावर। कॉन्फ्लिक्ट 4 है और ट्रिक है पावर। P फॉर परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, A फॉर एटीट्यूड्स, W फॉर वर्क एथिक एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। ये चारों कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है। पावर। Most important question. Most important question of Unit 3 is here. Universal Human Order. 10 मार्क्स में 90% चांस है 10 मार्क्स में यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर आएगा ही आएगा। तो क्या होता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर? कुछ नहीं होता यार, सिंपल सी बात सुनो। हार्मनी एट ऑल लेवल्स को यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। हर लेवल पे हार्मनी के होने को यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। कितने लेवल्स होते हैं पढ़ा था ना? हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, एट सोसाइटी लेवल एंड एट लेवल ऑफ नेचर। हार्मनी एट लेवल ऑफ नेचर। सो नीचे से लेकर ऊपर तक हार्मनी होने को हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, एक बार देखते हैं। लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल, लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्डर। अब इसको एक्सप्लेन कर देना कि वी नो हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल होती है, देन एट लेवल ऑफ फैमिली होती है, एट लेवल ऑफ सोसाइटी होती है एंड एट लेवल ऑफ नेचर होती है। तो लिविंग इन हार्मनी राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्डर is known as universal human order. In simple words, it is harmony at all levels. अब एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हम अचीव कैसे करेंगे? क्या करें? अपने में ऐसी क्या चीज ले आए कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हम अचीव कर सकें? सो वो है राइट अंडरस्टैंडिंग। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैन बी अचीव्ड ओनली बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सही समझ है तभी आप लोगों के साथ हार्मनी में रह पाओगे, हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेचर के लेवल पे, एंड तभी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा। द स्टेप टू मूव फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली इज नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी। जब हम दुनिया को भी अपना घर समझने लगते हैं, पूरे वर्ल्ड को, अपनी लोकेलिटी को, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को हम एक घर के तौर पर लेने लगते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम अनडिवाइडेड सोसाइटी में रह रहे हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी के बेसिस पे डिवीजन नहीं है, सब हमारे प्यारे हैं। So, ऐसी जगह को अनडिवाइडेड सोसाइटी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ना, ये आपको जरूर से शो करनी है, इसी तरह शो करनी है। 10 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। एग्जामिनर पेपर फाड़ देगा साइन करते हुए कि भाई क्या लिखा है बच्चे ने, इसको 10 नहीं इसको 20 देने चाहिए। क्लियर? सो इसको इतनी सुंदरता से अपनी आंसर शीट में बना के आना है। फैमिली होती है, ठीक है, उसी के आसपास कई सारी फैमिलीज और रहती हैं, तो फैमिली का क्लस्टर बनता है। ठीक है, आपका घर है और आपके नेबरहुड में जितने लोग रह रहे हैं वो भी एक तरीके से आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं ना। और पुराने शहरों में जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, ओल्ड दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो यहाँ पे तो मोहल्ले वालों को भी आप मामा मौसी, मामा के घर से आ रहे हैं, बुआ के यहाँ से आ रहे हैं, तो एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है। तो पहले तो एक फैमिली होती है हमारी, लेकिन आसपास जो घर होते हैं उससे फैमिली क्लस्टर बनता है। एंड जब इसको और बढ़ा देते हैं तो विलेज बन जाती है। कई सारे विलेज में भी जान पहचान बढ़ जाती है, तो एक विलेज क्लस्टर हो जाता है। यार क्यों यार, बगल वाले गांव के मामा के यहाँ शादी है, चलना है, ठीक है, तो विलेज क्लस्टर बन जाता है। एंड इसी तरह कई सारी विलेजेस के जब क्लस्टर बनते हैं, कई सारी सिटीज के क्लस्टर बनते हैं, तो वर्ल्ड फैमिली बनती है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारी फैमिली से स्टार्ट होकर वर्ल्ड फैमिली तक आपको ले जाना है। क्लियर? नाउ अब एक कहानी पढ़ लो, उसको मन में बैठा लो। Nowadays, human society is divided into many castes, religion, nationalities, whose objectives and efforts are different. Our main energy is being used in handling these conflicts and contradictions. The human beings are spending a lot of efforts and resources in preparing themselves for war, only to ensure peace. लड़ाई झगड़ा भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई पीस हो जाए। क्या मतलब है? This is happening only because of our lack of right understanding. भाई राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तभी हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए वॉर कर रहे हैं। वाह भाई वाह। तो कहानी सिंपल सी समझ आ गई ना क्या लिखना है, कि आज की सोसाइटी कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटीज में बटी हुई है।
और हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने में चली जाती है। और एनर्जी तो जाती ही जाती है, रिसोर्सेज मतलब पैसे भी जाते हैं, लोगों की जानें भी जाती हैं। क्यों? लड़ाई करके। और एम क्या है? पीस एस्टैब्लिश करना। कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? राइट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? सो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैन बी अचीव्ड ओनली बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है? हार्मनी एट ऑल लेवल्स। 10 मार्क्स पक्के। बाय। और हाँ यार, अगर मजा आ रहा है प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितना मैटर करता है वो मैं ही जानता हूँ। आपके लिए शायद वो उतने ज्यादा मायने ना रखता हो, लेकिन मेरे लिए आपका एक सब्सक्राइब, आपका सब्सक्राइब होना बहुत मैटर करता है। और मेरे वीडियोस तो आपको परेशान करेंगे भी नहीं, मैं लिमिटेड वीडियोस डालता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कोने में डला रहेगा, क्या दिक्कत है? सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे के वीडियोस आप सब्सक्राइब कर ही देखोगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट वर्ल्ड फैमिली, वेज टू हैव हार्मनी इन सोसाइटी, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स, मीटिंग, स्ट्रीट प्लेस। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था पहले पार्ट में। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, मीटिंग्स, स्ट्रीट प्लेस so that people can gather and have interaction. Promote education and awareness through plays and arts. Value education in education institution. इससे ही हमारी सोसाइटी में हार्मनी होगी एंड वर्ल्ड फैमिली हम बनेंगे। क्लियर? अब हम किन बेसिस पे किसी टेक्नोलॉजी को होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बोलेंगे, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी उन क्राइटेरियाज पे खड़ी उतरती है, क्राइटेरियाज फुलफिल करती है, तब वो टेक्नोलॉजी होलिस्टिक टेक्नोलॉजी कहलाएगी। क्लियर? सो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज है। इट मस्ट प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर उस टेक्नोलॉजी में रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, यानी कि सनलाइट, विंड, हाइड्रोजन, वेस्ट, इन सब का यूज हो रहा है, तब हम उस टेक्नोलॉजी को होलिस्टिक टेक्नोलॉजी कैटेगरी में ला सकते हैं। लेकिन और भी क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि इट शुड बी लो कॉस्ट, इट शुड बी कंपैटिबल विद नेचर एंड इट शुड नॉट हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर ये चारों क्राइटेरिया कोई टेक्नोलॉजी फुलफिल करती है तो उसे हम होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बोलेंगे, उसको हम होलिस्टिक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में डाल देंगे। एग्जांपल्स में सोलर एनर्जी डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं, सनलाइट का, एंड इट इज कंपैटिबल विद नेचर एंड इट डज नॉट हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो सोलर एनर्जी डिवाइसेस होलिस्टिक टेक्नोलॉजी में आते हैं। ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स। थर्ड, हाइड्रोजन कार। हाइड्रोजन कार भी पॉल्यूशन नहीं करती, कंपैटिबल विद नेचर है, इसीलिए होलिस्टिक टेक्नोलॉजी में आती है। एंड पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, तो ये है ही। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। बेसिकली ये भी वर्क एथिक ही है, बस नाम दूसरा रख दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। क्लियर? चलो देखते हैं। द कैरेक्टर एंड संस्कार ऑफ आवर डे टू डे लाइफ इज रिफ्लेक्टेड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तुम्हें तो पता है इंसान का जैसा नेचर होता है, डे टू डे लाइफ में वो जैसा बिहेव करता है, जैसा उसका संस्कार होता है, जैसा उसका एटीट्यूड होता है, वो सारी चीजें उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखती हैं। अब कोई अपनी नॉर्मल लाइफ में कॉन्फिडेंट है, डे टू डे लाइफ में हर काम कॉन्फिडेंस के साथ करता है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हर काम कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। अगर किसी की आदत पोपटलाल टाइप है, अरे तारक मेहता वाला पोपटलाल, कि हर बात में निगेटिव चीजें निकालना, हर बात में कमियां निकालना, तो वो काम में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने वर्क में भी इसी अप्रोच के साथ काम करता है। अगर कोई अपनी डे टू डे लाइफ में परफेक्शनिस्ट है, उसे हर चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है, कहीं किसी भी एंगल से कोई कमी ना रह जाए, तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क लाइफ में भी ऐसा ही होगा, परफेक्शनिस्ट होगा। क्लियर? सो द कैरेक्टर एंड संस्कार ऑफ आवर डे टू डे लाइफ इज रिफ्लेक्टेड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। An individual should follow the rules and regulation of organization they are employed in. और एक इंसान को ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एक तरीके से वर्क एथिक ही है। अब कुछ वैल्यूज हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे हमें बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन में। मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, को-वर्कर्स। हमें दोस्ताना व्यवहार रखना है अपने को-वर्कर्स, क्लाइंट्स के साथ। लड़ाई झगड़ा, रंजिश, जेलसी, ये सारी चीजें नहीं रखनी। दे शुड नॉट टेक ब्राइब इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में आपको करप्शन नहीं करना, घूस नहीं लेनी, ब्राइब नहीं लेनी। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई आपको खाना खिला रहा है, तो ब्राइब नहीं लेनी इस तरह। दे शुड प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां की कॉन्फिडेंशियल, वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए। ये नहीं कि बॉस ने मेरे को डांट दिया, अब तो बेटा तू गया, तेरी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उड़ा दूंगा। ये एटीट्यूड नहीं रखना है। You should protect confidential information and not break or steal office property. ऑफिस की डेस्क,
कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड ये सब चुरा के नहीं लाना। ऑफिस की प्रॉपर्टी को अच्छे से रखना है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज में आती हैं कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, समझे। पहले तो दोस्ती बना के रखो क्लाइंट्स को, वर्कर के साथ, ब्राइब नहीं लेनी अपने को, प्रोटेक्ट करके रखना है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को। एंड फोर्थ, ऑफिस की प्रॉपर्टी चुराओ मत यार, ऑफिस की प्रॉपर्टी तोड़ो मत। ये है मेरी प्रोफाइल। 16 स्टेट्स घूम चुका हूँ मैं अपने पैसों पर, मम्मी पापा से मांगना बंद। मैं भी तुम्हारी तरह था यार, AKTU में ही, बट मुझे डिप्रेसिंग लाइफ नहीं पसंद थी। हॉस्टल में पड़े रहो, पैसों के लिए रोना करो। मैंने बीटेक 3rd ईयर तक 10 lakhs टच कर दिए थे, और कोई गलत फेक तरीकों से नहीं, रियल ट्राइड एंड टेस्टेड वेज से। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है तो क्यों नहीं यार, तुम भी स्टारबक्स में कॉफ़ी पी सकते हो, तुम भी हर सेमेस्टर घूमने जा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। बट टाइम को वेस्ट मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करो, ठीक है। खास कर बीटेक वालों के लिए है कि कैसे आप अपने बीटेक ईयर में साथ ही साथ अर्न कर सकते हो। सो आई बटन पर जाओ, वीडियो पर क्लिक करो, आगे एक्सप्लेन किया है मैंने। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आइडियल मैनेजमेंट मॉडल। एक आइडियल मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है, मैनेजमेंट जो ऑफिस का मैनेजमेंट होता है उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके भी कुछ रूल्स है, ठीक है। A whole unit of workers working together with a feeling of brotherhood। मैनेजमेंट को ऑफिस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पसंद, अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय पसंद है तो उसके साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, सबको बराबर ट्रीट करेगा मैनेजमेंट, तो सब में भाईचारा रहेगा, जेलसी की भावना नहीं आएगी, सब साथ साथ काम करेंगे। मैनेजमेंट शुड बी कोऑपरेटिव विद एम्प्लॉयज। ऐसा मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम के साथ कोऑपरेट करता है वो ही एक आइडियल मैनेजमेंट होता है। क्लियर। सो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। रेगुलर एंड फेयर अप्रेजल ऑफ हार्ड वर्क। ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफिस को रेगुलर एंड फेयर बोनस देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। जो एम्प्लॉय हार्ड वर्क कर रहा है उसे फेयर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अप्रेजल देना चाहिए, बोनस देते रहना चाहिए, तभी उसमें मोटिवेशन होगी, तभी वो काम करेगा। नहीं तो उसे लगेगा कि भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, नॉर्मल काम करने वाले को भी उतनी सैलरी मिल रही है, मुझे भी उतनी सैलरी मिल रही है। लेकिन नहीं, आइडियल मैनेजमेंट को रेगुलर एंड फेयर बेसिस पे एम्प्लॉयज को अप्रेजल देते रहना चाहिए। फोर्थ, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कंपनी का मेन गोल होना चाहिए, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक आइडियल मैनेजमेंट का टारगेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। दे शुड प्रोवाइड गुड आफ्टर सर्विस एंड असिस्टेंट टू कंज्यूमर्स। एक आइडियल मैनेजमेंट को प्रोडक्ट बेचने के बाद भी अच्छे से आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर को, ठीक है। सो अगर कोई ऑफिस, कोई मैनेजमेंट ये सारी चीजों पर ध्यान दे रहा है, सो ये एक आइडियल मैनेजमेंट मॉडल है। दिस इज आइडियल मैनेजमेंट मॉडल कि कैसे एक मैनेजमेंट को बिहेव करना चाहिए। ओके, नाउ हाउ विल यू प्रमोट एथिक्स अमंग योर कलीग्स। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको एथिक्स प्रमोट करना है, अच्छा वर्क कल्चर प्रमोट करना है, तो क्या क्या चीजें करके आप उसे प्रमोट कर दोगे। बी अ रोल मॉडल एंड बी विजुअल। जो जो चीजें, जो जो वैल्यूज आप एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, उसको आप खुद फॉलो करो, एक रोल मॉडल बनो। जैसे कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो दूसरे प्लेयर्स के लिए रोल मॉडल बनता है, वैसे ही आप ऑफिस में एथिक्स के बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करो एंड रोल मॉडल बनो। एंड बी विजिबल, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ यार इसमें ये वैल्यूज है और हमें भी ये फॉलो करनी चाहिए। राइट कोड ऑफ एथिक्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड। मोस्टली ऑफिस में लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या एथिक्स फॉलो करनी है, क्या सही है, क्या गलत है। सो आप क्या करो ना, अपने ऑफिस में कोड ऑफ एथिक्स लिख दो, कुछ 10 पॉइंट्स लिख दो कि ये अच्छी वैल्यूज होती हैं, आप इसे फॉलो करोगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स आ जाएगा। क्लियर। सो राइट कोड ऑफ एथिक्स इन योर ऑफिस। रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स एंड पनिश अनएथिकल वंस। अगर आपके ऑफिस में कोई एथिकली अच्छा काम कर रहा है, किसी वर्कर में एथिक्स है, तो भाई उसे रिवॉर्ड करो, उसे वीकली मंथली गिफ्ट दो ताकि और लोग मोटिवेट हों। जबकि जो अनएथिकल वंस हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, चीजों को चुरा के ले जा रहे हैं, और आपको पता चल रहा है, सारे एम्प्लॉयज को पता चल रहा है कि यार जो ये लड़का है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, धीरे से कीबोर्ड ले जाता है घर और वापस नहीं लाता, तो इसको पनिश करना है, इग्नोर नहीं करना, ताकि अगली बार से लोग ना करें ऐसी चीजों को। सो रिवॉर्ड एथिकल एक्ट्स एंड पनिश अनएथिकल वंस। ऑफर एथिक्स ट्रेनिंग। आप अपने बॉस से कह के सेमिनार रखवा सकते हो, वर्कशॉप रखवा सकते हो, ताकि सारे एम्प्लॉयज जान सके एथिक्स क्या होती है, एथिक्स की ट्रेनिंग दे सके हम उन्हें। फिफ्थ, स्टिक मोटिवेटिंग कोट्स। अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे मोटिवेटिंग कोट्स लगा दो ताकि लोगों में अच्छाइयां इंस्टिल हो, लोगों में अच्छाइयां घुसे। क्लियर। तो 5 चीजें क्या करनी है।
आप एम्प्लॉय हो और आपको अपने ऑफिस के लोगों को एथिक्स सिखानी है, तो क्या क्या करना है? बी अ रोल मॉडल एंड बी विजिबल, राइट कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल एक्ट्स को रिवॉर्ड करना है और अनएथिकल वंस को पनिश करना है। एथिक्स की ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार करा दो, वर्कशॉप करा दो एंड ऑफिस में मोटिवेटिंग कोट चिपका देने। क्लियर? सिंपल सा यार, 5 पॉइंट है, लिख देना आराम से। क्लियर? सो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोग, हमने यूएचवी यूनिट 5 के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए एंड लास्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे। ठीक है, चलो चलते हैं। एंड हाँ यार, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी यूनिट 5 तक आ चुके हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो एक बार कुछ भी कमेंट कर दो, हाय, हेलो, यस, नो, सर आपने अच्छा पढ़ाया, सर आपने बुरा पढ़ाया, ताकि मुझे पता रहे मैंने अपने किन दोस्तों को पढ़ाया है, किस बैच में किन को पढ़ाया था। क्लियर? सो जल्दी कमेंट करो, हाय, हेलो, बाय, थैंक यू, जो भी करना है। ओके? सो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है स्टेप्स टू गो फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। जो अभी स्टेट चल रहा है उससे हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैसे ला सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आने के बहुत चांसेस है। सो एक बार देखो, इस पूरे आंसर को मैंने इतने स्ट्रक्चराइज मैनर में सजाया है ना कि वैसे ही लिख दोगे सो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। पहले शुरू करना, एवरीबडी ट्राई टू बी इन बेटर सिचुएशन। हर इंसान बेटर कंडीशन की ओर जाना चाहता है, बट फॉर दैट बेस्ट स्टेप इज टू नो व्हाट वी एक्चुअली वांट, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हर इंसान बेटर सिचुएशन में जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट स्टेप होता है कि पहले ये जानो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी सेल्फ एक्सप्लोर करो, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करना है कि तुम्हें एक्चुअली में क्या चाहिए, तुम्हारी एक्चुअली क्या नीड्स हैं। क्लियर? सो ये 2 पॉइंट लिख देना। फिर आपको बताना है दैट थिंग्स इन प्रेजेंट स्टेट आर प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड, कंपटीशन, जेलसी, शो ऑफ। आज के स्टेट में क्या क्या बुराइयां हैं? प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड है, हम पेड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट पे हम बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, पेट्रोल तो खींच के यूज कर रहे हैं। ये सब क्यों? प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड है, इंसानों के अंदर प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड है, इसीलिए सारे कुकर्म कर रहा है, इसीलिए सारे गंदे काम कर रहा है। देन सेकंड, कंपटीशन, जेलसी। प्रेजेंट स्टेट में कंपटीशन की भावना लोगों में कुछ ज्यादा ही है, जिससे कि जेलसी आती है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड, शो ऑफ। लोग फालतू में जो उनकी एक्चुअल नीड है उससे बढ़कर खरीद लेते हैं एंड फिर प्रॉस्पेरस नहीं होते, उनकी फैमिली में हार्मनी नहीं होती। सिर्फ किस वजह से? शो ऑफ करने की वजह से। सो इन बैड थिंग्स को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैसे आएगा? लोगों को तो बताना पड़ेगा ना। सो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, चलो देखते हैं। पहला स्टेप हमें लेना है मास अवेयरनेस एंड ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। लोगों को अवेयर करना है, पूरी जनता को अवेयर करना है कि शो ऑफ, कंपटीशन, जेलसी किसी काम की नहीं है भाई। लोगों से प्यार करो, नेचर को प्यार करो, एनिमल को प्यार करो, प्लांट्स को प्यार करो, यही लाइफ है। इन सब चीजों को, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को लोगों को सिखाना है। क्लियर? सेकेंड, एजुकेटिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। लोग अपने घर के आगे से पेड़ कटवा देते हैं, इंडस्ट्रीज बड़े बड़े ग्रुप फॉरेस्ट ही हटा देती है पूरे पूरे। सो ये सारी चीजें बतानी है लोगों को ताकि वो रिवोल्ट कर सकें, ताकि लोगों को पता हो कि कौन सी कंपनी गलत काम से प्रोडक्ट बना रही है और कौन सी कंपनी सही इकोलॉजिकल वे में अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, और उनको सपोर्ट कर सके। थर्ड, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। सरकार को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि सिटीजन भी एक रूल में बन जाए और इलीगल काम ना कर सके। क्लियर? सो थर्ड स्टेप, प्रेजेंट स्टेट से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में जाने के लिए क्या लेना है? इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। एंड फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो ताकि लोगों में हार्मनी बढ़े, वो मिले जुले एक साथ पार्टी शार्टी करे। क्लियर? तो प्रेजेंट स्टेट से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर लाने के लिए 4 स्टेप आपको फॉलो करवाने हैं। मास अवेयरनेस करनी है, एजुकेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में, थर्ड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लानी है, एंड फोर्थ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो जिससे कि लोग मिले जुले एक जगह पे इकट्ठा हो, हार्मनी बढ़े। सो इन सारी चीजों से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर आ जाएगा। और जो भी चीजें नहीं समझ आ रही हैं, वीडियो को 1-2 बार रिपीट पर देख लेना। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है और कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं करना, 1.5 घंटे लगेगा 2x पे लगा के 2-3 बार वीडियोस देख लो, एग्जाम में फोड़ के आओगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मैडनेस फॉर प्रॉफिट इन ह्यूमन बींग्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर 3 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। सो इसको भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में सजाया है मैंने, बस सीक्वेंस में पढ़ो। हार्मनी एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर एग्जिस्ट ऑलरेडी। हार्मनी एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर एग्जिस्ट ऑलरेडी, बट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स बिकम ग्रीडी, हार्मनी इज डिस्टर्ब्ड। नेचर में, सोसाइटी में सिस्टमैटिक ऑर्डर अपने आप था, हार्मनी अपने आप होती है, एग्जिस्ट पहले से कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान ग्रीडी हुआ, जैसे जैसे इंसान लालची हुआ, हार्मनी डिस्टर्ब होती गई। 4 ऑर्डर थे ना नेचर के, प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर।
चारों में हार्मनी एंड एक सिस्टमैटिक ऑर्डर पहले से चल रहा था, सब हार्मनी में थे, लेकिन जैसे इंसान लालची हुआ हार्मनी डिस्टर्ब होती गई। ग्रीड हैज डिस्ट्रॉयड प्लांट ऑर्डर, इंसानों की इसी लालच ने प्लांट ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। किस वे में? डिफॉरेस्टेशन करके, पॉल्यूशन करके। इंसानों ने डिफॉरेस्टेशन किया, इंसानों ने पॉल्यूशन किया, जिससे कि प्लांट ऑर्डर बिगड़ गया। एंड इसके पीछे रीजन क्या था? एक ही रीजन था, मैडनेस फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लालच था, इसलिए पेड़ जा रहा है तो जाने दो, पॉल्यूशन हो रहा है तो होने दो, अपने को क्या है, अपने को तो बस पैसे चाहिए। सो इसी मैडनेस से प्लांट ऑर्डर बर्बाद कर दिया। ग्रीड हैज डिस्ट्रॉयड एनिमल ऑर्डर, किस वे में? बर्ड्स, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा नेचर बर्बाद किया ना हमने कि कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट हो गए। सो हमारे लालच ने एनिमल ऑर्डर को भी बर्बाद कर दिया है, एंड नेचर को तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं। उसके भी एग्जाम्पल लिख देना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर में लिखना है, हार्मनी एंड सिस्टमैटिक ऑर्डर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ह्यूमंस के लालच ने हार्मनी डिस्टर्ब कर दी। फिर बता देना कि लालच ने कैसे प्लांट ऑर्डर को बर्बाद किया एंड कैसे एनिमल ऑर्डर को। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक वे है जहां पे हम दिमाग से रिसोर्सेज का यूज करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अभी की नीड्स अफेक्ट ना हो एंड फ्यूचर जनरेशन को भी मिलता रहे। ठीक है, कि अभी भी हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर लें, लेकिन इतना ही यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। मान लो पानी है, सो हमें वाइज यूज करना है ताकि इट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट डिस्टर्बिंग फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज सच दैट इट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट डिस्टर्बिंग फ्यूचर जनरेशन। हमें इस तरह रिसोर्सेज का यूज करना है कि हमारी अभी की नीड्स पूरी हो जाएं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सारे रिसोर्सेज बचे रहें। इस तरह से सोचने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि सस्टेन करे चीजें, जो भी डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन कर सके। ऐसे सोचने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यूज ऑफ सोलार पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ? हम ऑर्गेनिक मैन्योर, फर्टिलाइजर का यूज करके सॉइल को अच्छी हालत में छोड़ रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए सॉइल को अच्छी हालत में, हेल्दी कंडीशन में छोड़ रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। और जबकि हमारी प्रेजेंट नीड तो अफेक्ट नहीं हो रही, हमें खाना मिल ही रहा है, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज करके हम सॉइल को बर्बाद कर देते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो इस तरह ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करके हम सॉइल को सस्टेन करा सकते हैं फ्यूचर के लिए। सेकंड, सोलार पैनल्स। अभी हम कोल का यूज करते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन सोलर पैनल का यूज करके हम फ्यूचर जनरेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स, इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के जाएंगे। जबकि हमारी अभी की नीड तो अफेक्ट हो ही नहीं रही, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, सो हम वाइज यूज कर रहे हैं, दिमाग से यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ताकि हमारी अभी की नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी वो रिसोर्सेज हम छोड़ के जाए, सस्टेन करा सके। सो सोलर पैनल भी उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है, कि आप कहाँ पे उसको डिप्लॉय कर रहे हो। तुम कश्मीर में तो सोलर पैनल नहीं लगाओगे ना, जहाँ पे धूप ही कम निकलती है। सो इकोलॉजिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है कि कहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्लियर? और इसी के साथ दुख हो रहा है मुझे अनाउंस करते हुए कि हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। यूएचवी सिलेबस का लास्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर, मैस्लोस थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांस है कि 10 मार्क्स में मैस्लो थ्योरी एक्सप्लेन करने को आए, सो ध्यान से सुनना। सो पहली बात तो ये, मैस्लोस थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की है। इन्होंने बोला कि हर इंसान के अंदर 5 तरह की नीड्स होती हैं। अपनी थ्योरी में मैस्लो ने बताया कि हर इंसान के अंदर 5 तरह की नीड होती है, और उसकी हायरार्की बताई कि पहले कौन सी नीड होती है, सेकंड कौन सी नीड होती है, फिफ्थ कौन सी नीड होती है। ठीक है, सो मैस्लो की थ्योरी सिंपल सी क्या है, ये हमें बताती है कि ह्यूमंस के अंदर 5 तरह की नीड्स होती हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है। सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। क्लियर? सो तीनों पॉइंट लिख देना। मैस्लोस थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। एंड मैस्लो ने क्या बोला, एवरी ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 5 नीड्स। हर इंसान के अंदर 5 तरह की नीड होती है। तो देखते हैं कौन सी 5 नीड्स होती हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स जो होती हैं हमारी, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स। मतलब कि इंसान की मोस्ट बेसिक नीड होती है फूड मिलना, वाटर मिलना, छत मिलना, शेल्टर का मिलना कि घर हो, स्लीप मिलना, अच्छी नींद मिले। ठीक है, सो 5 नीड में बेसिक नीड तो यही है कि पहले हमें खाना मिल जाए, पानी मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए और सो सकें। क्लियर?
देन मैस्लो के अकॉर्डिंग सेकंड नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। समझे? वंस बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, अनदर सेट ऑफ मोटिव कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स बिकम मोटिवेटर्स। पहले में काम करने के लिए मोटिवेशन क्या देता है कि हमें अच्छा खाना मिले, पानी मिले, रहने की जगह मिले, स्लीप मिले। ठीक है, जब ये सारी चीज फुलफिल हो जाती हैं तो फिर तो इंसान काम करेगा ही नहीं, कोई मोटिवेशन रह ही नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिक नीड्स के बाद सेफ्टी की नीड आती है जो हमें मोटिवेट करती है, मतलब कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना। सेफ्टी का मतलब कि अच्छा घर होना, सिक्योर्ड जगह पे होना, ताकि हम सेफ रह सकें, कोई हमें फिजिकली हार्म ना कर सके। तो ये मोटिवेट करता है काम करने के लिए। जब एक बार बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई तो हमें सेफ्टी की नीड्स आती है। फिर जब सेफ्टी की नीड्स पूरी हो जाती है तो एक और नीड बचती है, बिलोंगिंग की नीड। अभी तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो ना, अभी आपकी नीड सिर्फ क्या है, किसी तरह नौकरी मिल जाए, किसी तरह मैं पास हो जाऊं। ठीक है, लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारा पैसा होगा, तब फिर एक और नीड आएगी, बिलोंगिंग की नीड, कि यार कोई कंपेनियन होना चाहिए, कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, कोई अफेक्शन देने वाला होना चाहिए, लव देने वाला होना चाहिए, कोई फ्रेंड होना चाहिए। तो ये सारी नीड्स भी आती हैं। लेकिन पहली प्लेस पे नहीं आएंगी ये। अगर आपको खाने की भी दिक्कत पड़ी हुई है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तब आप दोस्त बनाने का नहीं सोचोगे ना। पहली तो आपका मोटिव होगा कि भाई खाना मिल जाए, ये दोस्त हो जाए भाड़ में। सो एक हिरार्की बनी हुई है। मैस्लो ने बताया कि हिरार्की बनी हुई नीड्स की, पहले वही नीड पूरी होनी चाहिए, तब तुम आगे जा पाओगे। क्लियर? जब खाना पीना रहना पूरा हो गया एंड हमने अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लिया, तो एक और नीड आती है कि भाई दोस्त हो हमारे, प्यार मोहब्बत मिले हमें। ठीक है, जब प्यार मोहब्बत भी मिल गया, शादी हो गई, फिर एक और नीड उपजती है, एस्टीम की नीड। मतलब कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट, स्टेटस, अटेंशन, रिकॉग्निशन चाहिए होता है। क्लियर? सो मतलब कि जब तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं तो एक और नीड आती है कि यार पैसा भी है, खा पी भी सही से रहे, रहने की भी सही जगह है, प्यार मोहब्बत भी मिल रही है, लेकिन अब मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। सो एस्टीम की नीड्स भी हमें मोटिवेट करती हैं। देन हमें रिस्पेक्ट भी मिल गई, स्टेटस भी मिल गया, रिकॉग्निशन भी मिल गया सोसाइटी में, तब भी एक और नीड आती है जो कि लास्ट होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक्चुअलाइजेशन नीड, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, अचीवमेंट ऑफ लाइफ गोल। मतलब कि अभी तक तो आप में भसड़ थी ना कि यार खाना मिले उसके लिए मेहनत करनी है, प्रोटेक्शन मिल जाए, प्यार मोहब्बत मिल जाए, रिस्पेक्ट स्टेटस के लिए मेहनत की, लेकिन लास्ट में एक और नीड उपजती है कि यार मन की शांति हो। सब कुछ है, उसके बाद भी मन की शांति नहीं मिलती लोगों को। बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक। नहीं तो 60 साल तक इन्हीं सब में फंसे रहते हैं कि रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, कि हमने सही टाइम पे सब कुछ कर दिया, अटेंशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, इसी में फंसे रह जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन फिफ्थ स्टेप भी है एक नीड का, जहां पे इंसान मन की शांति चाहता है। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेटर। क्लियर? सो मैस्लो की थ्योरी आई थिंक क्लियर होगी।